नमस्कार साथियों, अनअकैडमी के हिंदी ऑडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस सीरीज के अंदर हम जो कवर कर रहे हैं वो है एनसीईआरटी की पुस्तकें और अर्थव्यवस्था का खंड आज आपके सामने दिया हुआ है। तो आर्थिक विकास की समझ जो कक्षा 10 की आपकी पाठ्य पुस्तक में इसका नाम आप कह सकते हो। तो अर्थव्यवस्था किसी भी देश की समझने के लिए आपको किन मूलभूत बातों का होना या बातों को जानना आवश्यक है, उसके बारे में पुस्तक जानकारी आपको देती है। तो कक्षा 10 के लिए इसको सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक कहा गया है, अर्थात सोशल साइंस की पाठ्यपुस्तक। क्या क्या चीजें सीखनी है इसमें से? कई सारी ऐसी बातें हैं जो आपने पिछले अध्यायों में सीखी हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के लिए या फिर रिवाइज कराने के हिसाब से बताता हूँ। आपने समझा है कि विकास किसे कहते हैं। विकास बेसिकली आप कहोगे कि सर विकास तो खुद के विकास, या हम कहें अगर किसी के पास पैसा आ जाए, बहुत सारे संसाधन आ जाए, तो आप उसको कहेंगे ये विकसित होने लग गया है। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि विकास की मूलभूत परिभाषाओं में किसी व्यक्ति के पास धन या आय का होना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है उसके पास अन्य तरह की स्थितियों का होना। जैसे उसके पास सुरक्षा का होना आवश्यक है ना। केवल आय से उसको सुरक्षा तो नहीं मिल जाएगी। आय एक जरिया हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जो सुरक्षा की भावना है, उसके अंदर निजता की भावना है, उसके अंदर आप कह सकते हो गरिमा की भावना है, ये सभी भी पूरा होना आवश्यक है। फिर आप आते हो उसके दूसरे अध्याय में, जो कि आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों के बारे में जानकारी देता है। क्षेत्रकों की जब मैं बात करता हूं तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके चारों ओर जो भी आर्थिक गतिविधियां चल रही हैं, अगर कोई आपसे ये कहे कि आप इन गतिविधियों को अलग अलग डिवाइड करके बताइए, तब आप फिर क्षेत्रकों का नाम ले सकते हो। जैसे प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। तो इसका अर्थ क्या होता है प्राथमिक क्षेत्रक का, द्वितीय क्षेत्रक का या तृतीय क्षेत्रक का? कई ऐसी गतिविधियां हैं जैसे कृषि, है ना, जैसे पशुपालन, आप कहोगे ये गतिविधियां आती हैं प्राथमिक क्षेत्रक में, जैसे डेयरी। उसके बाद अगर आपने इन उत्पादों से कोई द्वितीयक उत्पाद का निर्माण करना शुरू कर दिया, आपने कोई निर्माण गतिविधियां शुरू कर दी, आपने मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी, तो आप कहोगे द्वितीयक जो क्षेत्रक है उसके अंतर्गत आता है। बेसिकली आप कहोगे कि उद्योग। और इन दोनों ही क्षेत्रकों से जुड़ी हुई जो तीसरी सेवा है, जिसको मैंने सेवा भी कहा, वो आती है सर्विस सेक्टर। जैसे आपने कोई माल यहां पर उपजाया है, उसको आप फैक्ट्री से गोदाम तक ले जाना चाहते हैं, आपको जरूरत पड़ेगी किसकी? परिवहन की, क्योंकि आप हाथों पे लेकर के तो जा नहीं सकते। तो परिवहन की आवश्यकता जो आपको पड़ रही है, परिवहन कैसा क्षेत्र हो गया? सेवा क्षेत्रक। ठीक है। अब इसी का एक अगला अध्याय और है, ये मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया है। अगर आप इसके बारे में और विस्तार से सीखना चाहते हैं इन दोनों अध्यायों के बारे में, तो जाकर के पुरानी पाठ्य पुस्तक को, जो अब पिछले लेक्चर की सीरीज रही है, उसमें इनके बारे में कवर किया है। आज हम कवर करेंगे मुद्रा और साख। आखिरकार मुद्रा और साख किसे कहते हैं, है ना। तो मुद्रा तो आप धन के रूप में या कैश के फ्लो के रूप में समझ सकते हो कि मुद्रा है। फिर साख क्या होता है? ऋणों की व्यवस्था किस तरह से की जाती है, ऋण कौन कौन देते हैं, ऋणों की अभी तक क्या प्रक्रिया रही है, क्या फायदे हैं ऋण लेने के, क्या नुकसान है, कुछ ऐसी बातों पर ये जो पुस्तक है विचार करेगी। क्लियर हो गया? तो पुस्तक के साथ साथ आपको भी विचार करना है। अध्याय 3 मुद्रा और साख, जो आज आपको पढ़ना है। चलिए, तो एक बेसिक सी बात इसमें आती है कि मुद्रा है क्या? मुद्रा क्या है? जब मैं आपसे पूछूंगा कि मुद्रा क्या है, तब शायद आप में से कई लोग क्या कहेंगे, जो यहाँ लिखा हुआ है कि मुद्रा विनिमय का एक साधन है। तो अगर आप ये बात कह पा रहे हैं कि मुद्रा विनिमय अर्थात एक्सचेंज का एक साधन है, तो अच्छी बात है। हो सकता कुछ बच्चे इस बात को ना बोल पाते, उसका क्या मतलब हुआ? तो मुद्रा के तहत आप इतना जानते हैं कि अगर आप मुद्रा लेकर के, अर्थात कुछ कैश लेकर के बाजार में चले जाएं, तो आप बाजार में कैश दुकान वाले को देकर उससे काफी सारे सामान खरीद सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आप एक्सचेंज कर पा रहे हो कि भाई तुम मुझसे कैश ले लो, मुझे ये सामान दे दो, या मुझे कोई भी उत्पाद दे दो, या मुझे शूज दे दो, है ना, या आप कोई कपड़े खरीद करके ला सकते हैं, स्वेटर ला सकते हैं, सर्दियां आ रही हैं। तो बेसिकली आपने क्या किया कि उसको कैश दे दिया, नकद दे दिया, और उससे कोई वस्तु वापस ले ली, तो आप कहेंगे कि हमने एक्सचेंज कर लिया। तो बेसिकली अगर हम कहें तो मुद्रा का इस्तेमाल हमारे रोजाना के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ना। अगर आप अपने चारों ओर के सौदों को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि आप डेली बेसिस पर
कई सारे सौदे करते हैं जो मुद्रा पर आधारित होते हैं। तो आपको पता चल गया कि मुद्रा के जरिए वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं और बेची जा सकती हैं, और ऐसे कुछ लेन देन में मुद्रा के बदले सेवाएं भी प्रदान की जा रही हैं, है ना। आप कहीं पर पेमेंट करते हो, कोई सर्विस ले लेते हो, तो अलग अलग तरह की सेवाएं और अलग अलग तरह की वस्तुएं आप मुद्रा के माध्यम से ले सकते हैं। लेकिन अगर आपसे मैं कहूं कि जरा सोच करके देखिए कि अगर ये मुद्रा की व्यवस्था ना होती तब क्या करते आप, है ना। तब आप वस्तुओं का जो विनिमय है या जो वस्तुओं की खरीद है वो कैसे कर रहे होते। तो यहाँ पर ये पुस्तक आपको बताएगी कि पूरी व्यवस्था आखिरकार है क्या, कैसे। अभी मैं आपको समझाता हूं। उसमें एक पॉइंट दिया हुआ है कि अगर एक समय मुद्रा नहीं है तो वस्तु विनिमय प्रणाली काम करती थी। कैसे काम करती थी? वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती थी? वस्तु विनिमय प्रणाली कि अगर आपके पास कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके पास गेहूं है, क्या है? गेहूं है, उसको खरीदने हैं जूते। क्या खरीदने? जूते। तो पर्सन ए है जो गेहूं बेच रहा है, उसको चाहिए जूते। एक है पर्सन बी, उसके पास जूते हैं, ठीक है, जूते हैं, लेकिन उसको जूते के बदले गेहूं नहीं चाहिए, उसको जूते के बदले बर्तन चाहिए। एक तीसरा व्यक्ति है जिसके पास बर्तन है, तो उसको बर्तन के बदले ना जूते चाहिए ना उसको गेहूं चाहिए, उसको चाहिए कुर्सियां। तो आप सोच करके देखिए कि व्यवस्था कितनी कठिन हो गई कि गेहूं जिसको बेचना है और उसको बदले में क्या चाहिए? जूते चाहिए, और जिसको जूते चाहिए उसको बर्तन नहीं चाहिए। तो गेहूं वाले को एक ऐसा जूते बेचने वाला ढूंढना होगा जिसको बदले में गेहूं चाहिए, है ना। तो आप इसके लिए एक शब्द चलता है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। क्या चलता है? आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। जब आपके सामने दोहरा संयोग बनेगा तभी फिर आप उस वस्तु को बेचने की स्थिति में आ पाओगे। इसलिए यहाँ पर जो बिक्री है वो बहुत कठिन हो गई। बिक्री कहूं या मैं कहूं जो एक्सचेंज है वो बहुत कठिन हो गया, क्योंकि ऐसे में फिर आप कहां तक उस व्यक्ति को ढूंढ पाओगे, और वो व्यक्ति फिर मिलना आपके लिए मुश्किल का काम भी हो सकता है। तब सवाल आएगा फिर क्या किया जाए। तो इस तरह की व्यवस्था से बचने के लिए या इस तरह की प्रक्रिया से इसको आसान करने के लिए एक व्यवस्था शुरू की गई जिसको कहा गया है मुद्रा, है ना। तो मुद्रा क्या है? मुद्रा एक ऐसी व्यवस्था है जिसका उपयोग करके आप कोई भी वस्तु का एक्सचेंज कर सकते हो। क्लियर हो गया? जहां आपको किसी दूसरे व्यक्ति को ढूंढना ना पड़े जो उसी व्यक्ति की आपूर्ति कर रहा हो। तो मुद्रा के आधुनिक रूप की अगर हम बात करें तो आपने देखा है कि मुद्रा एक ऐसी चीज है जो लेन देन में विनिमय का माध्यम बन सकती है, एक्सचेंज का माध्यम बन सकती है। तो शुरुआत में आपको पता है कि सिक्के चलते थे, तो सिक्कों के चलन से पहले कई तरह की चीजें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। जैसे कि आपने अभी एक एग्जाम्पल में देखा है कि अनाज और पशुओं का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, है ना। तो इसके बाद में फिर सोना, चांदी, तांबे जैसी धातुओं और सिक्कों का चलन शुरू हो गया, और इन धातुओं के बाद फिर कहीं ना कहीं करेंसी ने इसकी जगह ले ली है। आज के समय आप देखते हैं कि कागज की करेंसी या कागज के नोट या कुछ सिक्के शामिल हैं। तो वे चीजें जो पहले मुद्रा के रूप में उपयोग की जाती थी उनके स्थान पर फिर धीरे धीरे हमने अलग अलग तरह की चीजों का इस्तेमाल किया है, जिसमें सोना, चांदी जैसी बहुमूल्य धातुएं रही हैं। लेकिन आज हम यहां तक पहुंच गए हैं, ठीक है। तो हम कहां आ गए हैं? करेंसी नोट पर। अब फिर से थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आपको पता है कि शुरुआत में यहाँ पर आहत सिक्के हैं, पुराने जमाने में यहाँ आपको गुप्तकालीन सिक्के दिखाए गए हैं, यहाँ कुछ अन्य तरह के सिक्के दिखाए गए हैं। तो इन सिक्कों में आपको पता है कि जब सिक्का सोने का था, गोल्ड का, या चांदी का था, सिल्वर का, तब उन सिक्कों में एक वैल्यू होती थी। क्या होती थी? वैल्यू होती थी। अर्थात स्वर्ण की अपने आप में कीमत है, तो उसी की कीमत के हिसाब से उस सोने के सिक्के की वैल्यू मान ली जाती थी, मुद्रा की वैल्यू मान ली जाती थी। इसी प्रकार से चांदी की अपनी कुछ वैल्यू होती थी, उस हिसाब से चांदी के सिक्के की वैल्यू रख दी गई। लेकिन वर्तमान स्वरूप तक जब हम आए हैं तो हमने यूज किया है करेंसी नोट, जिसकी खुद की वैल्यू उतनी नहीं होती जितना उस पर लिखा होता है। मान लीजिए किसी नोट पर लिखा है 500 रुपए, तो क्या उसके कागज की वैल्यू 500 रुपए के बराबर होती है? क्या नहीं होती, वो तो एक सामान्य सा कागज है। उसी तरह अगर मान लीजिए कोई 20 रुपए का सिक्का है, तो उस सिक्के में उपयोग की गई जो धातु है, क्या उसकी कीमत 20 रुपए के बराबर होगी? नहीं होगी।
तो यहाँ पर फिर सवाल ये होता है कि आखिरकार इसे विनिमय माध्यम के रूप में स्वीकार क्यों कर लिया गया है ना। आखिरकार ऐसा क्यों एक्सेप्ट करते हैं लोग कि अगर उसकी वैल्यू भी उतनी नहीं है बावजूद उसके उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो इसका कारण ये है कि किसी देश की सरकार ऐसी मुद्रा को कानूनी रूप से प्राधिकृत कर देती है। क्या कर देती है? प्राधिकृत कर देती है, यानी सरकार गारंटी लेती है इस तरह की मुद्रा पर। और भारत में सरकार के बिहाफ पर कौन गारंटी लेता है? आरबीआई। तभी आप देखोगे कि जब भी कोई नोट होता है उसमें क्या लिखा रहता है? मैं धारक को, मान लीजिए 10 रुपए का नोट है, उसमें लिखा होगा कि मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। यानी एक तरह से जो नोट है वो आपके सामने क्या है? वचन पत्र है। तो जो नोट आपके सामने है वो क्या है? वचन पत्र के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो कानूनी रूप से उनको मान्यता प्रदान की गई है और ऐसा कोई भी व्यक्ति या कोई भी निजी संस्था उन नोटों के समान कोई दूसरे नोट जारी नहीं कर सकती। दूसरी बात इसमें एक ये भी है कि कानूनी रूप से इसको विनिमय की व्यवस्था के रूप में मंजूरी दी गई है। ऐसे में कोई व्यक्ति अगर इसको विनिमय के माध्यम के रूप में लेने से मना करता है तो ये भी अवैध होगा या गलत होगा। तो इसको वैधता प्रदान की गई है और विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया है। यही एक वजह है कि इस तरह की व्यवस्था को हम अपने चारों ओर देखते हैं। तो आपको पता चल गया कि मुद्रा के रूप में हम करेंसी का इस्तेमाल करते हैं, है ना। एक और तरीका है जिसको हम मुद्रा के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो करेंसी तो नहीं है लेकिन तरीका है। उस तरीके को जरा सा समझिए। आपने चेक के बारे में सुना होगा। किसके बारे में सुना होगा? चेक के बारे में, कि जब कभी किसी को आवश्यकता पड़ी तो आपके पिताजी ने या किसी और आपके बड़े भैया ने या आपने कभी चेक काट करके दे दिया। क्या दे दिया? चेक काट करके दे दिया। तो चेक को भी मुद्रा का ही एक रूप माना जाता है। क्या माना जाता है? मुद्रा का एक प्रकार। क्यों माना जाता है, इस पर आते हैं। आपको पता है कि लोग अपनी मुद्रा को या अपनी बचत को बैंकों में जमा करते हैं। कहाँ जमा करते हैं? बैंकों में जमा करते हैं। रोजमर्रा की अपनी जरूरतों के लिए उन्हें जितनी धन की आवश्यकता हुई उतना उन्होंने निकाल लिया और अपनी बची हुई आय को उठा करके जाकर के बैंकों में जमा कर दिया। तो बैंकों के पास जमा हुआ जो अतिरिक्त नकद है बैंक उसको जमा कर लेता है और आवश्यकता पड़ने पर जिसने उस धन को जमा किया है उसको बीच बीच में धन को निकाल करके दे भी सकता है। तो इस तरह जमा किए गए धन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मांग जमा। क्या कहते हैं? डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट यानी मांग जमा। अर्थात जब कोई मांगने आएगा तो इस जमा को निकाल भी सकता है। अब मांग जमा के आधार पर एक सुविधा दी जाती है। कौन सी सुविधा दी जाती है? मांग जमा के आधार पर चेक काटने की सुविधा दी जाती है कि कोई व्यक्ति जितनी उसको आवश्यकता है उस आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति को जिसको उसे धन देना है कैश यानी नकद ना निकालते हुए चेक काट करके दे दे। अभी मैं आपको आगे दिखाता हूं चेक की व्यवस्था क्या होती है। तो इस मांग जमा पर बैंक जमाकर्ता को ब्याज भी अदा करता है। क्या अदा करता है? ब्याज अदा करता है। तो लोग इसीलिए आकर के बैंकों में जमा करते हैं ताकि उनका धन सुरक्षित रहे और उनको समय समय पर ब्याज भी मिलता रहे। लेकिन इसमें अब दूसरी बात क्या है? चेक काटने की व्यवस्था है और चेक के माध्यम से अगर उस व्यक्ति को किसी को भुगतान करना है तो वो भी आसानी से कर सकता है। चेक द्वारा भुगतान कैसे है? एक एग्जांपल से समझ लीजिए कि चेक कैसे पेमेंट करने के लिए कारगर होता है। जूता निर्माता व्यक्ति हैं एम सलीम, ठीक है। क्या नाम है उनका? एम सलीम। जूते का निर्माण करते हैं। उन्हें चमड़ा आपूर्तिकर्ता को भुगतान करना है। इसके लिए वह एक विशेष रकम का चेक लिखते हैं। यानी जूता निर्माता अपने बैंक को चमड़ा आपूर्तिकर्ता को यह रकम देने का आदेश देते हैं। चेक का क्या मतलब हुआ? कि जिसका खाता है, बैंक ने आपका एक खाता खोल दिया, उसको कहते हैं मांग जमा, जिसमें आप डिमांड डिपॉजिट करते हो यानी जमा करते हो। आवश्यकता पड़ने पर आपने एक चेक की सुविधा आपको दे रखी है तो आपने चेक उठाया, उसमें आपने एक व्यक्ति का नाम लिख दिया। एग्जाम्पल के लिए इसमें लिखा हुआ प्रेम कुमार, जिनको पेमेंट की जानी है। कितनी की जानी? 57,000 रुपए की पेमेंट की जानी है। तो यहाँ लिख दिया उनका नाम और जितनी पेमेंट की जानी वो लिख दिया और जिसका एक खाता है उसने अपना हस्ताक्षर कर दिया। अब बैंक को क्या पता चल गया? बैंक के पास एक तरह का आदेश आया है कि इतनी रकम 57,000 की आपूर्ति किसके खाते में करनी है? प्रेम कुमार जी के खाते पर करनी है। तो यहाँ पर प्रेम कुमार जी की जानकारी डाल करके फिर इसको दे दिया गया बैंक में। तो कुछ दिनों के बाद जो पैसा है इनके अकाउंट पर ट्रांसफर हो जाएगा।
लेकिन सीखने की बात क्या थी कि मुद्रा के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया है, यानी मांग जमा में मुद्रा के अनिवार्य लक्षण मिलते हैं। क्लियर हो गया। तो अगर आपको ये सुविधा ना मिलती तो फिर आपको नकद का इस्तेमाल करना पड़ता, तो एक तरह से नकद के रूप में ही आपने इसका इस्तेमाल किया है। तो आपको बैंक की फिर ये वाली व्यवस्था समझ में आ गई कि बैंक क्या कर रहा है, जमा ले रहा है और उस पर लोगों को ब्याज दे रहा है। अब एक दूसरी व्यवस्था भी होती है बैंक की ऋण संबंधी गतिविधियां, अर्थात बैंक की कहानी जब आगे बढ़ेगी तो बैंक जनता से जो धन इन खातों में जमा कराता है, अब लोगों ने जाकर के धन को जमा कर दिया कहां, बैंक में, तो बैंक क्या करेगा इस धन का, बैंक ने जमा को स्वीकार किया और किसी व्यक्ति को आवश्यकता पड़ने पर इसी धन से, इसी जमा धन से उसको क्या दे दिया, ऋण दे दिया। मालूम बैंक के पास आया पर्सन बी ने कहा यार हमें कुछ पैसे क्या आप दे सकते हैं, तो बैंक के पास तो लोगों का पैसा रखा हुआ है जमा, और बैंक को ये पता है कि आदमी जितने सारे हैं सभी एक दिन में तो आकर के पैसे मांगने नहीं लग जाएंगे, तो लाओ इसमें से कुछ उठा करके इनको दे देते हैं। तो एक सवाल ये आएगा कि बैंक कितना पैसा उठा करके मार्केट में दे देगा, क्या सभी पैसा उठा करके दे देगा। वाली बैंक के पास 1000 रुपए जमा है उदाहरण के लिए, और मांगने आ गए लोग 2000 रुपए, तो क्या बैंक 1000 यहां से पूरा उठाकर दे देगा, नहीं, ऐसा नहीं है। इस बात को याद रखिए कि बैंक के पास लगभग 15% हिस्सा अपने पास जमा रखना होता है नकद के रूप में, कि ताकि आवश्यकता पड़ने पर अगर लोग मांग जमा के लिए आते हैं, निकालने आते हैं अपना पैसा डिमांड डिपॉजिट से, तो फिर आपको नकदी आपके पास होना आवश्यक है ताकि आप उनकी आपूर्ति कर पाओ। ठीक है, तो एक दिन में ऐसा नहीं है कि सभी जमाकर्ता आपसे पैसा निकालने के लिए जो है आवेदन कर देंगे, लेकिन फिर भी ऐसा जरूर है कि जितने भी आवेदन करेंगे फिर आपको उन लोगों को आपूर्ति करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया। तो अब आपको पता चल गया है कि बैंक के पास क्या है, जमा है, तो बैंक इस जमा का इस्तेमाल कहां कर रहा है, ऋण देने में। लोगों को अपनी आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए समय समय पर ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती है, और इसी ऋण की आपूर्ति वो जाकर के बैंकों से करते हैं, यानी बैंकों के माध्यम से डिमांड करते हैं कि बैंक उनको आवश्यक रूप से कुछ राशि दे दे। ठीक है, तो बैंकों के पास जो अतिरिक्त राशि है जमाकर्ताओं की, बैंक उसे फिर ऋण के रूप में देता है और बदले में क्या प्राप्त करता है, ब्याज। क्या प्राप्त करता है, ब्याज प्राप्त करता है। मान लीजिए 1000 रुपए बैंक ने दिए और उसमें संभव है कि वो उसमें से लगभग 50 रुपए या 100 रुपए का ब्याज प्राप्त कर ले। अब ये जो ब्याज है, अब आपको ये भी पता है कि बैंक जमा पर भी कुछ ब्याज देता है, तो बैंक का जमा पर दिया गया जो ब्याज है वो कर्ज दिए गए, यानी बैंक के द्वारा जो ऋण दिया गया उससे कम होता है, यानी आप बैंक के पास जो धन जमा करोगे उसमें आपको कम ब्याज मिलेगा, लेकिन बैंक से जो आप पैसा प्राप्त करोगे या उधार लोगे उसमें बैंक आपसे ज्यादा ऋण वसूलेगा। तो इसके बीच का जो मार्जिन है, जो मार्जिन निकला, यानी बैंक ने अपनी जमाओं पर दिया 10 रुपए, ठीक है, लेकिन बैंक ने बाहर जो धन ऋण के रूप में दिया है उससे बैंक ने बदले में प्राप्त किया 100 रुपए, मान लीजिए 100 रुपए, तो बीच का जो 90 रुपए है वो क्या है, वो बैंक की आय है, जिसका उपयोग बैंक अपने खर्चों और अपने रखरखाव, अपने कर्मचारियों के वेतन आदि में उपयोग करता है। क्लियर हो गई आपको ये बात। यहाँ पर आपको और थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएगा कि जमा करता है एक साइड, जो लोग बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, दूसरे कौन से हैं, जो बैंक से ऋण ले रहे हैं, इनको कहते हैं कर्जदार। तो लोग एक समय के बाद जब अपना धन निकालते हैं तो ब्याज प्राप्त करते हैं, वहीं पर लोग जब ऋण लौटाते हैं तो ब्याज देते हैं, और बीच की जो स्थितियां बचती हैं, दिया गया माइनस लिया गया, उसमें क्या है, बैंक की इनकम बढ़ती है। चलिए आगे बढ़े। तो साख की यहाँ पर दो अलग अलग स्थितियों के बारे में चर्चा की गई है, यानी हमारी रोजमर्रा की गतिविधियों में बहुत सारे लेन देन होते रहते हैं जहाँ किसी ना किसी रूप में आपको पता है कि लोगों को ऋण की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अगर आप फ्लिपकार्ट का यूज कर रहे हो तो भी हो सकता है आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से एक तरह से ऋण ले रहे हो, जिसको आपको बाद में चुकाना पड़ेगा। तो जो ऋण लेने की बात है, ऋण का अर्थ क्या हुआ कि एक निश्चित अवधि पर, मान लीजिए आपके सामने ऋण शब्द आया यानी कि उधार लेना, तो ऋण का मतलब क्या है कि एक निश्चित अवधि पर धन, लिए गए धन को वापस लौटाने का एक वायदा है ना, वायदा व्यापार भी इसको कह सकते हो आप। एक निश्चित समय आपने दिया है कि भाई फला व्यक्ति को आप 10 दिन बाद पैसों को लौटा देंगे, तो फिर आप 10 दिन के अंदर उन पैसों को लौटा देंगे। इसकी दो स्थितियां हैं, एक दिखाया गया है ऋण लेने के लाभ, दूसरा दिखाया गया है ऋणों को लेने के नुकसान।
अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, त्योहार का मौसम चल रहा है। किसका मौसम चल रहा है? त्योहार का मौसम चल रहा है। और एक जूते का निर्माता है कौन? सलीम। वही उदाहरण है, जूते के निर्माता है सलीम। उनके पास शहर के एक बड़े व्यापारी से 3000 जूतों की मांग आती है कि आप हमें 3000 जूते बना करके दे दीजिए और 1 महीने के अंदर आपको ये ऑर्डर पूरा करना होगा। यानी 1 महीने में आप हमें 3000 जूते बना करके दे देंगे। अब इन जूतों को बनाने के लिए सलीम को सिलाई करने वालों की आवश्यकता है, चिपकाने के लिए गोंद की आवश्यकता है, कुछ मशीनों की आवश्यकता है, कुछ अतिरिक्त मजदूरों यानी श्रम करने वाले लोगों की जरूरत पड़ेगी और कच्चा माल अर्थात वो चमड़े को भी खरीदेगा। तो इन चीजों को खरीदने के लिए, सभी खर्चों को पूरा करने के लिए जो सलीम है वो 2 स्रोतों से ऋण लेता है। पहला वो क्या करता है, चमड़ा व्यापारी जिससे वो चमड़ा ले रहा है, ठीक है, उससे कह देता है कि आप मुझे चमड़ा अभी दे दीजिए और उसका भुगतान मैं आपको बाद में कर दूंगा, ठीक है। तो उसको चमड़ा उसने एडवांस ले लिया। दूसरा उसने क्या किया कि उस बड़े व्यापारी के पास गया और उससे कहा कि मुझे 1000 जूतों का आप एडवांस पेमेंट कर दो। क्या कर दो? 1000 जूतों का आप मुझे एडवांस पेमेंट कर दो। उसके बाद जो आपका ऑर्डर है मैं उसको 1 महीने के अंदर पूरा कर दूंगा और जो बचा हुआ पेमेंट होगा वो उसके बाद आप कर देना। तो महीने के अंत में जो सलीम था वो जूते बना करके उनकी डिलीवरी करने में कामयाब रहता है। तो उसके बाद जो 1000 जूतों का पेमेंट था वो उसको मिल चुका था पहले ही, बचे हुए 2000 जूतों का भी उसने पेमेंट ले लिया। तो इससे क्या हुआ, सलीम ने जितनी मेहनत की उससे कहीं ज्यादा मुनाफा कमाया, कहीं ज्यादा लाभ कमाया। तो आपको समझ आया कि उधार लिए हुए धन की उसने अदायगी भी कर दी और काफी सारा लाभ भी कमा लिया। तो इस तरह से उसने जो उधार लिया था या जो ऋण लिया था वो उसके लिए क्या हो गया, फायदे का सौदा हो गया। चलिए अब आते हैं दूसरी एक स्थिति पर। यहाँ कौन है, यहाँ सपना या स्वप्ना नाम की किसान है, ठीक है। किसान क्या करती है, उनके पास 3 एकड़ भूमि है और वो इस 3 एकड़ जमीन पर मूंगफली उगाती हैं। क्या करती हैं? मूंगफली उगाती हैं, ठीक है, अच्छी बात है, मूंगफली उगा रही हैं। लेकिन उनको एक दिक्कत ये है कि फसल तैयार होने पर उनको कर्ज अदा करना है। तो खेती के खर्चों के लिए वो साहूकार से ऋण लेती हैं। तो हुआ क्या, उन्होंने इस फसल को उगाने के लिए, फसल से जरूरी आगतों के लिए, जैसे कि कृषि से संबंधित उपकरण है या फिर कीटनाशक है, जो सभी चीजें इनको प्राप्त करने के लिए उन्होंने उधार ले लिया साहूकार से। बीच में क्या हुआ, जब फसल लगी थी तो वहीं पर कीटों का हमला हो गया। किसका हमला हो गया? कीटों का हमला हो गया, जिससे उनकी फसल बर्बाद हो गई। उन्होंने खूब सारे इसमें महंगे महंगे कीटनाशक डाले थे, सब कुछ डाला था, लेकिन उनका फर्क नहीं पड़ा। ये कुछ खास तरह के कीड़े थे, इस बार कीट थे जिन्होंने फसल को बर्बाद कर दिया था। अब क्या हुआ कि साहूकार को जो लिया गया कर्ज था वो तो लौटाना ही है और फसल उनकी क्या हो गई, बर्बाद हो गई। अब कहानी को थोड़ा सा आराम से समझिएगा, तब आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी कि फसल उनकी बर्बाद हो गई। अब उन्हें क्या लौटाना है? कर्ज, क्योंकि साहूकार का तो कर्ज अभी भी है ही। अब वो कर्ज को लौटाने में असफल हो जाएंगे और 1 साल के बाद जो कर्ज का ब्याज है वो क्या बन जाएगा, एक बड़ी रकम बन जाएगा। और अगले साल सपना ने फिर से उधार लिया, लेकिन जो फसल थी वो सामान्य रूप से हुई और सामान्य आमदनी हुई, यानी उनको इतनी आय की प्राप्ति नहीं हो पाई जिससे वो अपने पिछले कर्जों को उतार पाती। अंत में कर्ज में फंस गई और इस कर्ज को चुकाने के लिए उनको अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा, जमीन का हिस्सा उन्हें बेचना पड़ा। तब आपको ये बात 2 एग्जाम्पल से समझ में आएगी कि कर्ज लेना हमेशा अच्छा नहीं होता। कई बार कर्ज सकारात्मक भूमिका भी निभाता है और कई बार कर्ज नकारात्मक भूमिका भी निभा देता है। तो अब आपको समझना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, अब ध्यान से सुनिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में साख की मुख्य मांग फसल उगाने के लिए होती है। यहाँ साख का अर्थ क्या हुआ, ऋण लेने का अर्थ हुआ कि आप अपनी वैल्यू पर उधार किसी से ले रहे हो। तो साख की मुख्य मांग क्यों होती है? फसल उगाने के लिए होती है। और आपको पता है फसल के लिए बीज चाहिए, खाद चाहिए, कीटनाशक चाहिए, पानी, बिजली, फसल के उपकरण और उपकरणों पर मरम्मत का काफी खर्च होता है। कई बार आपको उन्हें क्या सर्विस करवानी पड़ती है। इन आगतों को खरीदने और फसल की बिक्री के बीच कम से कम 3-4 महीने का अंतराल होता है, ठीक है। आमतौर पर किसान ऋतुओं के आरंभ में फसल उगाने के लिए उधार ले लेते हैं और फसल तैयार होने पर उसको वापस कर देते हैं। तो उधार की जो अदायगी है मुख्यतः फसल की कमाई पर निर्भर है। लेकिन आपके सामने जो एग्जाम्पल आया था स्वप्ना का, ऐसे किसानों के मामले में, ठीक है, जब फसल बर्बाद हो जाए तो ऋण की या कर्ज की अदायगी असंभव हो जाती है, वो पैसे नहीं चुका पाते
और कर्ज को उतारने के लिए फिर उनको अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ जाता है। जैसे स्वप्ना के मामले में हुआ कि ऋण ने स्वप्ना की कमाई को बढ़ाने के बजाय उनकी स्थिति और ज्यादा बदतर बना दी। ठीक है, तो इसे आप आम भाषा में क्या कहते हैं, कर्ज जाल। क्या कहते हैं, कर्ज जाल या फिर डेट ट्रैप। कि कोई किसान डेट ट्रैप में फंस गया, फिर उस कर्ज को उतारने के लिए अगले साल उसने फिर कर्ज लिया, फिर वो दोनों ही नहीं चुका पाया, फिर उन दोनों कर्जों को उतारने के लिए इसने फिर कर्ज लिया। तो आपको समझ आया कि दुष्चक्र चलता रहेगा और अंत में किसान के पास जो कुछ भी होगा उसको नीलाम करना पड़ेगा या बिक्री करनी पड़ेगी। तो इस मामले में ऋण कर्जदार को ऐसी परिस्थिति में धकेल देता है जहां से बाहर निकलना काफी कष्टदायक होता है। तो आपको ये भी समझ आया कि एक स्थिति में जहां ऋण है व्यक्ति की आय बढ़ाने में सहयोग करता है, वहीं दूसरी स्थिति में किसी व्यक्ति की ऋण लेने पर जो हालत है पहले से भी बदतर हो जाती है, क्योंकि फसल बर्बाद हो गई थी। इसलिए ऐसे किसानों के लिए बहुत जरूरी है कि वो ऋणों को ऐसे लोगों से ले जहां पर चुकाना थोड़ा सा आसान हो। तो इसके बाद बात आती है ऋणों की शर्तों पर। तो हर ऋण समझौते में ऋणों की शर्तें होती हैं। क्या होती हैं, जब भी कभी ऋण का समझौता होगा कि भाई हम आपसे उधार ले रहे हैं, किस आधार पर लेंगे, तो ऋण की शर्तें होंगी कि भाई अगर आपको मैंने पैसा दिया, अगर आपको मैंने धन दिया है, तो उस धन के बदले आप मुझे कितना ब्याज देंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 1,00,000 रुपए दिया है। क्या दिया है, 1,00,000 रुपए दिया है, और उससे कहा गया कि आपको प्रति महीने 2% का ब्याज इस पर मिलेगा प्रति महीने। कब तक, जब तक कि आप इस मूल रकम को चुका नहीं देते, तब तक आपको हर महीने 2% देना पड़ेगा। अर्थात 2,000 का महीना, 2,000 रुपए का महीना जिस व्यक्ति ने 1,00,000 रुपए किराए पर या ऋण लिया है उसको चुकाना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो जब तक वह व्यक्ति 2% दे रहा है तब तक ठीक है। अगर वह किसी स्थिति में इस 2% को ना दे या देने से मना कर दे, तब सोचिए क्या व्यवस्था होगी। इसके लिए एक व्यवस्था आती है, उसको कहते हैं समर्थक ऋणाधार। क्या कहते हैं, समर्थक ऋणाधार या फिर मॉर्टगेज, यानी कि किसी चीज को गिरवी रखना। तो जो उधारदाता हैं, जो उधार देने वाले हैं, वो किसी ना किसी चीज को गिरवी रखने की मांग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, कि अगर तुमने कल को ये 2,000 रुपए देना मुझे बंद कर दिया तो क्या करेंगे। दूसरी बात, जो 1,00,000 रुपए मैंने तुम्हें दे रखा है उसकी वसूली मैं कैसे करूंगा। तो जो साहूकार लोग हैं या जो भी ऋण देने वाला है वो क्या कहेगा कि मुझे आपसे कुछ गिरवी रखने के लिए चाहिए। तो आप गिरवी क्या रख सकते हो, सोना रख सकते हो गिरवी, अपना वाहन रख सकते हो गिरवी, ठीक है, अपने पशु रख सकते हो गिरवी, या जो भी उपयोगी वस्तु आपके पास होगी उसको आप गिरवी रख सकते हो, या अपनी जमीन गिरवी रख सकते हो। क्या होगा कि कल को अगर आप लिए गए ऋण को चुकाने में असमर्थ होते हो, चुकाना बंद कर देते हो, तो जो आपने गिरवी रखा है अर्थात ऋण का जो आधार है वो हम जब्त कर लेंगे। ठीक है, यानी वो आपका जब्त हो जाएगा और उससे फिर एक तरीके से हम अपनी रिकवरी कर लेंगे। तो आप इसे कह सकते हो कि जो ऋणाधार है या जो गिरवी रखा गया है वो एक तरह से क्या है, गारंटी है। क्या है, ऋण को चुकाए जाने की गारंटी है। और ऋण ना चुकाया जाए तो इस बात की गारंटी है कि जिसने ये धन दिया है उसको उसके पूरे रुपए वापस मिल जाएंगे। तो भुगतान प्राप्ति के लिए इस ऋणाधार को वो बेच भी सकता है। क्लियर हो गया कि किन चीजों का उपयोग फिर किया जाता है कर्ज लेने में। अब इसी में एक आता है आवास ऋण। तो आवास ऋण क्या है, जो आप अपने घरों को खरीदने के लिए कर्ज लेते हो, है ना, वो होता है आवास ऋण, जो अक्सर बैंकों से लिया जाता है। और ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित अगर कर लिया जाए तो उसे कहते हैं ऋण की शर्तें। क्या कहते हैं, ऋण की शर्तें। और इन शर्तों के आधार पर फिर कोई ऋण देने वाली जो संस्था है या कोई व्यक्ति है वो ऋणों को तय करता है, और इन ऋणों के आधार पर फिर वो किसी भी व्यक्ति से उस पर लिया जाने वाला ब्याज तय करता है। तो अगर ब्याज बहुत ज्यादा हो, जैसा कई किसानों के मामले आप लोग देखते हैं या सुनते हैं या जानते हैं, तो फिर ब्याज की अदायगी छोटे किसानों के लिए करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या व्यवस्था अपनाई जाए कि छोटे किसानों को भी आसानी से ऋण लेने की जो प्रक्रिया है वो उससे जुड़ सके। तो उसमें शब्द आएगा सहकारी समितियों से ऋण प्राप्त करना। ठीक है, देखिए मैं अभी आपको जो भी चीजें बता रहा हूँ वो आपकी इसी पुस्तक से निकल करके आ रही हैं। तो सहकारी समितियों से ऋण की व्यवस्था क्या है, किस तरह से काम करेगी। आपको पता है कि बैंकों के अलावा
ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण का एक अन्य स्रोत सहकारी समितियां हैं। क्यों है? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति साहूकारों से ऋण लेता है, किससे? साहूकार से ऋण लेता है, तो उस पर वो मोटा ब्याज वसूल करता है। क्या करता है? मोटा ब्याज वसूल करता है। अब अगर कोई आपसे कहे कि फिर ठीक है, ये बताइए, अगर ज्यादा ब्याज लेता है साहूकार, तो जो छोटे किसान हैं या गरीब लोग हैं वो साहूकार के पास ही क्यों जाते हैं? बैंक से जाकर ले ले। तो आपको एक बात ये भी पता है कि बैंक आसानी से बिना किसी गिरवी रखी हुई चीज के ऋण नहीं देगा। या आपकी सरकारी नौकरी होनी चाहिए, या आपके पास बैंक बैलेंस होना चाहिए, या ना कोई आधार होना चाहिए, आपका जमा होना चाहिए कुछ धन, जिसके आधार पर आप ऋण ले पाएंगे। गरीब आदमी के पास खाते में जीरो बैलेंस है, कोई संपत्ति नहीं है। तो जो साहूकार है अक्सर वो लोगों को जानते हैं, उनके एरिया के होते हैं, उन्हें पता है कि लोगों को ऋण दिया जा सकता है, लेकिन बदले में इनसे काम करा लेंगे, बदले में इनसे मोटी रकम वसूल लेंगे। तो इस तरह से साहूकार मोटे ब्याज पर ऋण को दे देते हैं और वापस से इसकी वसूली करते हैं। तो दूसरा विकल्प क्या हो सकता है? बैंकों के अलावा सहकारी समितियां। तो सहकारी समिति के सदस्य अपने संसाधनों को कुछ क्षेत्रों में सहयोग के लिए एकत्र करते हैं। कई प्रकार की सहकारी समितियां हो सकती हैं, जैसे किसान मिलकर के बना ले, बुनकर मिलकर के बना ले, औद्योगिक मजदूर बना ले। सहकारी समिति होती क्या है? देखिए, आपके क्षेत्र में 10 किसान रहते हैं। कितने किसान रहते हैं? 10 किसान रहते हैं जो छोटे हैं। इन 10 किसानों ने कहा कि हम सभी मिलकर के अपनी अपनी बचत में से, मान लीजिए किसी की 10 रुपए बचत हो रही है, किसी की 20 हो रही है, किसी की 25 हो रही है, किसी की 50 रुपए हो रही है, हम अपनी बचत को जमा करेंगे, छोटी छोटी बचतों को जमा करेंगे 10 किसान। और 50-50 करके जैसे ही 10 किसानों ने जमा किया, 500 रुपए महीने का जमा हो गया। करते 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 उन्होंने 1 साल तक जमा किया और 1 साल में उनके पास 6000 रुपए आ गया। अब उनमें से जिसको भी आवश्यकता पड़ेगी वो यह सहकारी समिति से अपनी उधार ले सकता है और तय किए गए समय पर और तय किए गए ब्याज पर उसको लौटा सकता है। तो ब्याज बहुत कम होगा और निश्चित समय पर वो उस धन को लौटा देगा। समिति उनकी मदद भी करेगी कि ताकि वो धन को लौटा सके। तो इस तरह से कृषक सहकारी समितियां या अन्य सहकारी समितियों का निर्माण होता है। अब देखिए, कृषक सहकारी समिति सोनपुर के नजदीक एक गांव में काम करती है, एक उदाहरण है। इसके कितने 2300 किसान सदस्य हैं। कितने हैं? 2300, 2300। ये अपने सदस्यों से जमा को प्राप्त कर रही है। इस जमा पूंजी को ऋणाधार मानते हुए इस सहकारी समिति ने बैंक से एक बड़ा ऋण भी प्राप्त कर लिया है। यानी बैंक क्या कहती है? आपके पास कुछ ऋणाधार होना चाहिए, अर्थात आपको जिस आधार पर हम ऋण देंगे कोई कागज तो लाओ। तो कागज एक एक छोटे छोटे किसान, छोटे छोटे मजदूरों के पास तो होता नहीं है। तो कागज के लिए इन सबने मिलकर एक संस्था बनाई जिसको कहते हैं सहकारी समिति। इनके पास जो जमा था इसको आधार माना गया कि इस संस्था के पास कुछ धन है, और फिर इन्होंने बैंक से उधार ले लिया या ऋण को प्राप्त कर लिया। और इस पूंजी का इस्तेमाल किस लिए किया? सदस्यों को कर्ज देने के लिए। सदस्यों को उन्होंने कर्ज दिया सस्ती कीमत पर, और ऋण लौटाने के बाद कर्ज का दूसरा दौर शुरू किया जा सकता है। जब एक बार कर्ज की अदायगी हो गई तो फिर दोबारा। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कर्ज नहीं चुकाया, तो ऐसे व्यक्ति के कामों को फिर ये संस्थाएं सीरियसली लेती हैं, अगली बार उनको शामिल नहीं करेंगी या उनको उससे हटा दिया जाएगा। तो कृषक सहकारी समिति कृषि उपकरण खरीदने, खेती तथा कृषि व्यापार करने, मछली पकड़ने, घर बनाने और अन्य तरह के कई खर्चों के लिए ऋणों को फिर उपलब्ध करा देते हैं। तो एक बहुत अच्छी सुविधा है जो किसानों के लिए उपलब्ध हो जाती है। क्लियर हो गया आपको? अब देखते हैं कि कितने लोग भारत में ऐसे हैं जो औपचारिक क्षेत्र से ऋण लेते हैं, कितने लोग हैं जो अनौपचारिक क्षेत्र से ऋण लेते हैं। अभी आपने ऊपर के उदाहरणों में देखा है कि लोग ऋणों को अलग अलग क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं, यानी उनकी जो ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया है वो काफी अलग है, जिसको अगर हम चाहें तो 2 वर्गों में बांट सकते हैं। कौन कौन से 2 वर्ग? पहला तो है औपचारिक और दूसरा कौन सा है? अनौपचारिक। तो जो औपचारिक वर्ग में ऋण की प्राप्तियां हैं ये किससे होती है? बैंक से होती हैं या सहकारी समितियों से हो सकती हैं। वहीं जो अनौपचारिक क्षेत्र के ऋण की प्राप्तियां हैं वो किससे होंगी? साहूकार से, व्यापारी, है ना, कोई मालिक, कोई रिश्तेदार, कोई मित्र, ये सभी लोग आपको अनौपचारिक ऋण दे सकते हैं।
तो भारत में ग्रामीण परिवारों के लिए ऋण के अलग अलग स्रोतों को अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि औपचारिक क्षेत्रक से आ रहा है या अनौपचारिक क्षेत्रक से आ रहा है। मैं आपको इस चार्ट में दिखाता हूं। तो जो आलेख है 2012 में भारत के 1000 ग्रामीण परिवारों के साख के स्रोत पर बात करता है। इसमें आपको दिख रहा है सबसे बड़ा कौन सा है आंकड़ा, 33% आंकड़ा कहता है कि साहूकारों से धन लिया जाता है। उसके बाद आपको दिखेगा कि व्यावसायिक बैंकों से लोग 25% ऋण लेते हैं। किससे? व्यावसायिक बैंकों से 25% लेते हैं और बाकी सहकारी समितियां या छोटे बैंक मिलकर के इनको पूरा करते हैं। बाकी के जो ऋण है वो कहां से प्राप्त किए जाते हैं? कुछ अन्य औपचारिक स्रोतों से 5% लिए जाते हैं, बाकी के जमींदारों से लिए जाते हैं, रिश्तेदारों और मित्रों से 8% लिए जाते हैं, अन्य अनौपचारिक स्रोतों से कुछ 2% के आसपास ऋण लिए जाते हैं और सरकारी स्रोतों से 1% ऋण लिए जाते हैं। तो आपको दिख रहा है कि सभी तरह के जो ऋण है केवल बैंकों से ही नहीं लिए जा रहे। तो क्यों जरूरी है कि कोई औपचारिक क्षेत्रक से ही ऋण ले? आपको पता है कि आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक जो स्रोत हैं उनके फंक्शन पर नजर रखता है। तो जो बैंकिंग सिस्टम है आरबीआई की नजर उस पर रहती है। आपने देखा है कि बैंकों को न्यूनतम जमा अपने पास रखने की बात की गई है। तो इस न्यूनतम जमा की जो निगरानी है वो कौन करता है? आरबीआई करता है कि बैंक आखिरकार अपने पास इस जमा को रख रहे हैं या फिर नहीं रख रहे हैं। इसके अलावा आरबीआई ये भी देखता है कि जो बैंक है ना, वो केवल बड़े व्यवसायियों और लोगों को ही, व्यापारियों को ही केवल ऋणों को दे रहे हैं या छोटे किसानों और गरीबों और छोटे कर्जदारों को भी लोन दे रहे हैं, यानी कि ऋण दे रहे हैं। तो बैंकों द्वारा आरबीआई को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वो किसको और कितना जो ऋण है कब कब उन्होंने उपलब्ध कराया है। अगर आप अनौपचारिक क्षेत्र में देखोगे तो जो भी ऋणदाता हैं, ठीक है, उनकी गतिविधियों पर कोई भी संस्था ऐसी नहीं है जो निगरानी रख रही हो। तो ऐसे में वो लोग क्या करते हैं? ऐच्छिक दरों पर ऋणों को दे सकते हैं। कौन सी दरों पर? ऐच्छिक दरों पर। क्योंकि अब उनकी मर्जी है कि वो 10% ऋण लेंगे या 20% ऋण मांगेंगे। ऋण का मतलब ब्याज मांगेंगे। बैंक पता चला आपको 5% ब्याज पर ही ऋण दे रही है, वो लोग आपको 20%, 22% पर ऋण दे रहे हैं। कई बार तो ये जितना आपने पैसा मांगा है उसका 100% तक चला जाता है, तो उतना आपको ब्याज देना पड़ेगा, यानी आपको डबल कीमत चुकानी पड़ेगी। और डबल कीमत चुकाने के बाद भी किसानों का जो डेट ट्रैप है, आपने ऋण जाल के बारे में जो पढ़ा है, वो कभी भी खत्म नहीं हो पाता और अंत में किसान आत्महत्या करने की स्थितियों तक पहुंच जाते हैं। समझ गए? क्योंकि ब्याजों की वसूली ज्यादा होती है। तो ऋण की ऊंची लागत का मतलब क्या होता है? ऋण अगर बहुत महंगा है तो कर्जदार की ज्यादा से ज्यादा आय का हिस्सा ऋण की अदायगी में ही चला जाएगा और कर्जदार के पास अपने खुद के लिए बहुत कम आय बचेगी। कई बार जो कर्ज की अदायगी है, ऋण की अदायगी है, उसकी रकम किसी व्यक्ति की आय से भी अधिक हो सकती है। याद रखिएगा इस बात को। तो व्यक्ति ऋण जाल में फंस जाता है और ऐसा भी संभव है कि जो लोग कर्ज लेकर अपना उद्यम शुरू करना चाहते हैं वो ऋण की अधिक लागत को देख करके ऋण को ना भी लें। तो अगर आप इन सभी कारणों को देखते हैं तो आपको एक बात समझ में आती है कि बैंकों और सहकारी समितियों को ऐसे छोटे और गरीब लोगों को या फिर किसानों को ज्यादा से ज्यादा ऋणों को उपलब्ध कराने के प्रयास करने चाहिए, ताकि वो फसल उगा सके, कोई कारोबार में लगा सके, छोटे उद्योग लगा सके और उनकी आमदनी को वो बढ़ा सके। ठीक है, ताकि देश के विकास में ये सभी गतिविधियां काम आ सके और अलग अलग तरह के लोग भी देश के विकास से जुड़ सकें। इसके अलावा आपको एक अंतर ये भी दिखता है कि शहरी क्षेत्रों के लोग, जो लोग शहरों में रहते हैं, वो औपचारिक ऋणों की प्राप्ति से ज्यादा जुड़ते हैं। यानी औपचारिक क्षेत्रों से अर्थात बैंक से जो ऋण है वो कौन ज्यादा ले पा रहा है? शहरी क्षेत्र के लोग। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के पास बैंकों से ऋण लेने की स्थितियां कम होती है। समृद्ध परिवारों के पास होती भी है, गरीब परिवारों के पास नहीं होती। तो एक आंकड़ा है, जो शहरी परिवारों द्वारा लिए गए कुल ऋण का कितना प्रतिशत है औपचारिक से और अनौपचारिक से, ये पता चलता है। देखिए, गरीब परिवार 85% ऐसे हैं जो अनौपचारिक क्षेत्र से ऋण ले रखे हैं। वहीं आपको दिख रहा है 15% ही उन्होंने औपचारिक क्षेत्र से लिया है। अब ऐसे परिवार जिनके पास कम संपत्ति है, उनका आंकड़ा देखिए थोड़ा सा किस ओर झुक रहा है। उनका आंकड़ा झुक रहा है औपचारिक क्षेत्र से 47%, अनौपचारिक से 53%। अब जो परिवार समृद्ध है, आपको दिख रहा है 72% उनका जो ऋण है वो औपचारिक क्षेत्र से है और 28% जो ऋण है वो अनौपचारिक क्षेत्र से है। अब आप अमीर परिवारों पर आ जाइए। अमीर परिवार का पूरा 90% जो ऋण है
वो औपचारिक क्षेत्रों से और केवल 10% ही अनौपचारिक क्षेत्रों से है। तो आपको ये पता चल रहा है कि जो गरीब परिवार है केवल उन्होंने ही साहूकारों से, व्यापारियों से ज्यादा ऋण ले रखे हैं, अर्थात अनौपचारिक क्षेत्रकों से ज्यादा ऋणों को लिया हुआ है। ये आंकड़ा आपको यहाँ पर बताता है। तो एक सवाल है कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। आपने देखा कि निर्धन परिवार या गरीब परिवार अनौपचारिक क्षेत्र से ही ऋण लेते हैं। पीछे मैंने कुछ कारणों पर अभी आपको इशारा किया था कि अगर कोई व्यक्ति औपचारिक क्षेत्र से यानी बैंकों से ऋण लेना चाहता है तो ऐसे ऋण को प्राप्त करने के लिए उसके पास कई तरह के ऋणाधार या फिर कागजों की जरूरत पड़ती है और वो कागज उसके लिए उपलब्ध करा पाना काफी कठिन होता है। जबकि अगर आप देखोगे कि जो ऋणाधार की उपलब्धता है उसके चलते गरीब लोग बैंकों से ऋण नहीं ले पाते। दूसरी ओर अनौपचारिक ऋणदाता जैसे साहूकार इन कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं और कई बार बिना किसी ऋणाधार के भी ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी जो कर्जदार हैं जरूरत पड़ने पर पुराना ऋण चुकाए बिना भी नया कर्ज ले सकते हैं इन साहूकारों से, लेकिन बैंकों के साथ ऐसा संभव नहीं है। ऐसे में एक बड़ी समस्या खड़ी होती है कि महाजन और जो साहूकार है वो ऊंची ब्याज की दर रखते हैं, बावजूद उसके लोग उनके पास जो है ऋण लेने जाते हैं। और हाल के वर्षों में आप देखोगे तो लोगों ने गरीबों को उधार देने के कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की है। एक विचार इसमें क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूहों में संगठित कर दिया जाए। तो अगला जो आपके सामने टॉपिक आएगा, निर्धनों के स्वयं सहायता समूह जो बनाए गए हैं, उसमें छोटे स्तर पर लोगों को कुछ छोटी बचत एकत्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। छोटी जमाएं और छोटी जो बचतें हैं वो करने के लिए। इससे क्या होगा, वो लोग अपने कुछ प्रति व्यक्ति 25 रुपए 100 रुपए तक जमा करते रहेंगे और अपनी इस बचत पूंजी को एकत्रित करने के बाद फिर छोटे छोटे सहायता समूह बना लेंगे। इस समूह के जो सदस्य हैं, ठीक है, मान लीजिए एक समूह बना लिया गया, उसमें 50 महिलाएं शामिल हैं जो कि अपने बचत से कुछ जो भी उन्होंने करीब 50-100 रुपए उन्होंने जमा किए हैं उसके साथ साल भर वो ऐसा करते हैं और उसके सदस्यों को वो इससे ऋण देते हैं। तो जो भी अन्य महिलाएं होंगी जिनको आवश्यकता पड़ेगी वो कम ब्याज दरों पर इससे ऋण ले लेंगे, तो ब्याज भी चुका देंगे और फिर अंत में उस पैसे को भी चुका देंगे। ठीक है, तो इसका मकसद क्या है, अपने सदस्यों के लिए रोजगार के अवसरों को सृजित करना। उदाहरण के लिए कोई सदस्य ऐसा हो सकता है जिसको कोई छोटा मोटा काम शुरू करना हो, तो उस काम को शुरू करने के लिए वो यहाँ से उस ऋण को ले सकता है और फिर उसके माध्यम से अपना काम शुरू कर सकता है। धीरे धीरे आप ये भी देखते हो कि किसान जो भी छोटे हैं या फिर छोटे कामगार या फिर मजदूर हैं वो धीरे धीरे यहाँ से अपनी बचत करते हैं और गिरवी पड़ी अपनी जमीनों को भी छुड़ा पाते हैं। इसमें यह भी है कि अगर एक भी सदस्य ऋण वापस ना लौटाए तो इस समूह के जो सदस्य हैं इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। इसी कारण जो बैंक है निर्धन महिलाओं को भी ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं जब वे अपने आप को स्वयं सहायता समूहों में संगठित कर लेती हैं। भले ही उनके पास कोई ऋणाधार ना हो, लेकिन सभी की एक सामूहिक गारंटी यहाँ पर कार्य करती है। तो इस तरह से जो स्वयं सहायता समूह है वो कर्जदारों को ऋणाधार की कमी की समस्या से उबरने में मदद करता है। इससे उन्हें समय समय पर अलग अलग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उचित ब्याज दर पर ऋण भी मिल जाता है। इसके अलावा ये जो समूह है ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। ऐसे में क्या होता है कि कई बार महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन सकती हैं, बल्कि वो नियमित रूप से बैठकें करती हैं और एक आम मंच उन्हें मिल जाता है। उस मंच पर बैठकर वो नए नए तरह के विचारों को साझा करते हैं, सामाजिक स्वास्थ्य पोषण की बातें कर सकते हैं या घरेलू हिंसा की भी बात कर सकते हैं, जिससे बाकी की महिलाएं उनको मदद करती हैं और महिला सशक्तिकरण के लिए या हम कहें सामाजिक सशक्तिकरण के लिए एक बहुत मजबूत प्रयास के रूप में इसको देखा जाता है। समझ रहे हैं आप, क्योंकि अगर कभी हिंसा की भी बात शेयर हुई, घरेलू हिंसा किसी के साथ हो रही है, तो बाकी महिलाएं भी उसको फिर अच्छे सुझाव दे सकती हैं, जिससे वो घर पर बैठ करके केवल एक चीज में पिसने की बजाय अब बाहर आकर के नई चीजों को सीख सकती है। इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं बांग्लादेश का, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का। आप कभी उत्तर लिखोगे कोई मेंस का तो उसमें आप सीधे सीधे इसको कोट कर सकते हैं। तो बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक उचित ब्याज दरों पर गरीबों की ऋण जरूरतों को पूरा करने का एक सफल इतिहास दिखाता है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत 1970 में हुई थी एक छोटे पैमाने पर, और साल 2018 में ग्रामीण बैंक के अब 9 लाख तक सदस्य थे जो बांग्लादेश के 81,600 गांवों में फैले हुए थे।
तो इसमें खास बात यह है कि ऋण लेने वाली इसमें ज्यादातर महिलाएं हैं, जिनका संबंध समाज के गरीब तबके से है। और इन कर्जदारों ने यह भी दिखाया है कि केवल गरीब महिलाएं न केवल भरोसेमंद कर्जदार हैं, बल्कि वे कई तरह की छोटी छोटी आय वाली गतिविधियों को भी सफलतापूर्वक शुरू कर सकती हैं और चला सकती हैं, जैसे सिलाई कढ़ाई बुनाई के सेंटर करना, खुद की मशीन खरीद लेना। ठीक है, तो इस तरह के कई सारे कामों को इस ग्रामीण बैंक ने मदद करके शुरू किया है और इसको पूरा कराया है। तो ये देखिए, प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस जो ग्रामीण बैंक के संस्थापक थे, 2006 में इन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। ये कहते हैं, अगर गरीब लोगों को सही और उचित शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है तो लाखों छोटे लोग अपनी लाखों छोटी छोटी गतिविधियों के जरिए विकास का सबसे बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अब समझ में आया कि मुद्रा और साख की क्या वैल्यू है, क्या इसकी व्यवस्था है, किस तरह से कार्य करती है। छोटा सा सारांश है जो मैं आपके लिए पढ़ देता हूं और फिर हम इसके प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। तो सर, इस अध्याय में आपने मुद्रा के आधुनिक रूपों और बैंकिंग प्रणाली के इसके संबंधों को देखा है। एक तरफ जमा करता है जो अपना धन बैंकों में रखते हैं, दूसरी तरफ है कर्जदार जो बैंकों से ऋण लेते हैं। यानी बैंकिंग की प्रक्रिया किस तरह से कार्य करती है। कोई आपसे कहे बैंक खोल लो तो आपको पता है कि बैंक खोलना कितना कठिन कार्य है, क्योंकि अगर कोई कर्जदार कर्ज नहीं लौटाएगा तो इससे बड़ा लॉस होगा। ठीक है, लॉस किसका होगा? बैंक का होगा, उन जमाकर्ताओं का होगा जिन्होंने बैंक पर भरोसा करके पैसे को वहां पर जमा किया है। अब आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की जरूरत होती है। जैसे कि आपने देखा कि ऋण के सकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं और कुछ परिस्थितियों में नकारात्मक स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं। अगर लिए गए ऋण से कोई व्यक्ति लाभ बना रहा है तो सकारात्मक है, अगर वो और ऋण पर डूब रहा है, कर्जे में डूब रहा है, तो वो नकारात्मक है। अलग अलग स्रोत हो सकते हैं जिससे लोग इन ऋणों को प्राप्त करते हैं। एक को औपचारिक कहते हैं, दूसरे को अनौपचारिक कहते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक जो ऋणदाता है वहां पर ऋण की शर्तों में बहुत फर्क है ना। आज के समय आप देखते हो कि अमीर परिवार औपचारिक स्रोतों से ऋण लेने में ज्यादा सक्षम है, जबकि गरीब लोगों को अभी भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो यह जरूरी है कि औपचारिक क्षेत्र के कुल ऋणों में वृद्धि हो, ताकि जो महंगा अनौपचारिक ऋण है उस पर गरीब लोगों की निर्भरता कम हो जाए। तो बैंकों और सहकारी समितियों इत्यादि से गरीबों को मिलने वाले औपचारिक ऋण का हिस्सा बढ़ना चाहिए, और ये दोनों ही कदम देश के विकास और आर्थिक गतिविधियों के लिए बहुत आवश्यक होंगे। कुछ अभ्यास देखिए क्या क्या प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। जोखिम वाली परिसंपत्तियों में जो ऋण है कर्जदार के लिए और समस्याएं खड़ी कर सकता है, स्पष्ट कीजिए। अगला, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है। मुद्रा जो है किसी की नीड हो, आवश्यकता हो, उसके दोहरे संयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है। तो आपको पता होना चाहिए दोहरा संयोग कहते किसे हैं, और मैंने अभी आपको उदाहरण से समझाया था। तो अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह मध्यस्थता करते हैं। अगला क्या है, 10 रुपए के नोट को देखिए, उसके ऊपर क्या लिखा है, क्या आप इस कथन की व्याख्या कर सकते हैं। मैंने आपको शुरू में शायद बताया होगा कि हम धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देते हैं। ठीक है, तो वचन कौन दे रहा है? आरबीआई, बेसिकली आरबीआई दे रहा है सरकार की तरफ से। तो अगर आपके पास 10 रुपए का नोट है, इसका अर्थ ये हुआ कि उस कागज की वैल्यू 10 रुपए हो या ना हो, लेकिन उसमें जो लिखी गई वैल्यू है उसको 10 रुपए माना गया है और इसकी गारंटी ली है सरकार ने। अगर कोई इसको लेने से मना करता है तो उस पर विधिक रूप से कार्रवाई हो सकती है। अगला क्या है, हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की जरूरत क्यों है। अगर आपके सामने सवाल आता है तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका उत्तर देने की स्थिति में आ चुके हैं। अगला क्या है, गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूहों के संगठनों के पीछे मूल विचार क्या है, वो क्यों स्वयं सहायता समूह बनाते हैं। आप सबसे पहले ये बताइए क्या आवश्यकता है इसकी, और इसके नाम से भी अगर आप थोड़ा सा जाओगे तो आपको इसका अर्थ स्पष्ट होता दिखेगा। क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते, क्यों नहीं देते? क्या उनके पास कुछ गिरवी करने के लिए, गिरवी देने के लिए उपलब्ध नहीं होता। अगला क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नजर रखता है, ये जरूरी क्यों है, आपको ये बताना पड़ेगा बैंकिंग सिस्टम में। अभी छोटे छोटे सवाल ही हैं, आगे चलकर आपको बड़ी कक्षाओं में कुछ बड़ी बातें जानने और सीखने को मिलेंगी। अगला क्या है, विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। अगर डेवलपमेंट चाहते हैं हम तो जो ऋण है वो कितना आवश्यक है, और आपको थोड़ा सा विश्लेषण करना है। तो आपको यहाँ पर केवल सकारात्मक नहीं बताना है, उसके साथ साथ नकारात्मक की भी चर्चा करनी है और कुछ सुधार का उपाय भी देना पड़ेगा। अगला क्या है, मानव को छोटा व्यवसाय करने के लिए ऋण की जरूरत है।
मानव किस आधार पर यह निश्चित करेगा कि उसे ऋण बैंक से लेना चाहिए या साहूकार से? भाई किस आधार पर निर्भर करेगा उसे ये बात? ब्याज दर, है ना। अगला क्या है? भारत में 80% छोटे किसान हैं जिन्हें खेती करने के लिए ऋण की जरूरत होती है। तो पहला यहाँ पर 5 चीजें दी हुई है। बैंक छोटे किसानों को ऋण देने से हिचकिचा सकते हैं। दूसरा क्या है? वे दूसरे स्रोत कौन से हैं जिससे छोटे किसान ऋण ले सकते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि किस तरह की शर्तें छोटे किसानों के प्रतिकूल हो सकती हैं। और अगला सुझाव दीजिए कि किस तरह छोटे किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। अब कुछ यहाँ पर प्रश्न दिए हैं, रिक्त स्थान है जो आपको भरने हैं। तो क्या क्या दिया है? रिक्त स्थान है, उसके बाद परिवारों की ऋण की अधिकांश जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती है। किस तरह के परिवार की? गरीब परिवारों की। मैं आपको थोड़े से हिंट दे देता हूं, उसके बाद आपको अगला भरना है। ऋण की लागत ऋण का बोझ बढ़ाती है। कौन से ऋण की लागत? अगला क्या है? केंद्रीय सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। कौन जारी करता है? कुछ आपको मालूम है, कुछ मैं बता दूंगा। अगला क्या है? बैंक। बैंक आगे खाली स्थान है, पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं, ये आपको बताना है। संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार होता है, जिसे वह ऋण लेने के लिए गारंटी के रूप में इस्तेमाल करता है जब तक वह ऋण नहीं चुकाता है। तो किस संपत्ति की बात की गई है? ऋणाधार की बात की गई है। चलिए, इसमें से आपको सही उत्तर चुनने हैं। स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधित अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। कौन लेता है? बैंक लेता है, सदस्य लेते हैं, गैर सरकारी संस्थाएं लेती हैं। तो आपको तो पता ही है कि बैंक तो नहीं लेता, इसमें सदस्य लेते हैं। ऋण के औपचारिक स्रोतों में क्या शामिल नहीं है? बैंक, सहकारी समिति या नियोक्ता? किसमें औपचारिक स्रोतों की बात की गई है? ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर हम विराम देंगे। उम्मीद है आज की क्लास में आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल या दुविधा आती है तो आप स्पेशल क्लास में आकर के मुझसे सवाल पूछ सकते हो। शाम को 7 बजे अनअकैडमी का जो ऐप है वहां से आप जुड़ सकते हो या फिर वेबसाइट के माध्यम से जुड़ सकते हो। और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे दिया गया है जिसमें क्लासेस की जानकारी आती है लिंक के साथ, तो आप वहां से भी आकर के क्लास कर सकते हो। हम अभी करंट अफेयर पर चर्चा कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और पूरे 1 साल के करंट अफेयर यहाँ पर हम कवर कराने के प्रयास कर रहे हैं। तो कोई भी सवाल हो आपका, आप आकर के पूछ सकते हैं। आज के लिए यहीं पर विराम देंगे। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।